हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डायरेक्ट क्लासेस शहडोल में। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के छठवें शासक, यह यूं कहें कि मुगल साम्राज्य का शक्तिशाली अंतिम शासक औरंगजेब की। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1657 से 1707 ईस्वी तक था। इसका जन्म उज्जैन के निकट दाहोद नामक स्थान पर हुआ 3 नवंबर 1618 ईस्वी को हुआ। इसका बचपन का नाम मुहिउद्दीन मोहम्मद रखा गया था। क्षेत्रीय शीर्षक की बात करें तो इसे आलमगीर की उपाधि प्राप्त थी। याद रखिएगा, इसे आलमगीर की उपाधि दी गई। आलमगीर का अर्थ होता है दुनिया का विजेता। मुहिउद्दीन को औरंगजेब का उपनाम भी मिला, जिसे जो विश्व प्रसिद्ध हुआ और इसे औरंगजेब के नाम से जाना जाने लगा। औरंगजेब का मतलब होता है सिंहासन का आभूषण, तो इसे औरंगजेब की उपाधि धारण की। तीसरा है जिंदा पीर। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, अर्थात जीवित संत, और शाही दरवेश के नाम से भी जाना गया, जिसका अर्थ होता है शाही फकीर। अब हम बात करें तो इसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। अपने शासन के पहले 25 वर्षों में वह उत्तर भारत में था, जब शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति का उदय हुआ, और अपने शासनकाल के अंतिम 25 वर्ष वह दक्कन में था। उसने दक्कन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं का विस्तार किया। मीर जुमला जो बंगाल का गवर्नर था, 1662 ईस्वी में अहोम के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। 1663 ईस्वी में जब वह ढाका से वापस लौट रहा था, तब उसकी मृत्यु हो गई। चटगांव और सोनद्वीप पर शाइस्ता खान जो बंगाल का गवर्नर था, इसने 1664 ईस्वी तक कब्जा कर लिया। अब हम बात करेंगे कि दक्कन के प्रति औरंगजेब की नीति कैसी थी। तो इसकी नीति को 4 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया, जिसमें चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। तो इसकी दक्कन नीति को 4 चरणों में विभाजित किया गया। चरण पहला जो है वो 1658 से 1668 ईस्वी तक का माना गया। अब हम बात करेंगे इसमें, तो दक्कन में उसके सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थी: शिवाजी की बढ़ती शक्ति, दूसरा बीजापुर से क्षेत्र को पुनः प्राप्त करना। उसने जय सिंह, जिसको दक्कन का गवर्नर बनाया था, से आदिल शाह और शिवाजी को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन जय सिंह ने इनकार कर दिया और दक्कन के प्रति एक आगे की नीति की वकालत की। 1657 ईस्वी में कल्याणी और बीदर को और 1660 ईस्वी में परिंदा को रिश्वत देकर सुरक्षित किया। जय सिंह ने 1665 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन वह असफल रहा और इसने दक्कन राज्यों को एकजुट कर दिया। जय सिंह की मृत्यु 1667 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, जय सिंह की मृत्यु 1667 ईस्वी में हुई और सोलापुर महाराष्ट्र को औरंगजेब ने 1668 में कब्जा कर लिया, उसको प्राप्त कर लिया। दूसरा चरण 1668 से 1684 ईस्वी तक रहा, जो विभाजित किया गया इसके चरणों को। दूसरा चरण 1668 से 1684 के बीच में विभाजित किया गया। इस अवधि में गोलकुंडा में पदन्ना और अकन्ना, याद रखिएगा, गोलकुंडा में मदन्ना और अकन्ना का उदय हुआ। 2 भाइयों ने 1672 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक शासन किया। इसने शिवाजी, बीजापुर और गोलकुंडा के बीच त्रिपक्षीय गठबंधन की नीति का पालन किया था। मुगल वायसराय दिलेर खान ने बीजापुर 1679 ईस्वी पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दक्कन राज्यों के संयुक्त मोर्चे के कारण वह असफल रहा। औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अकबर द्वितीय ने 1681 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जो औरंगजेब को दक्षिण की ओर ले गया। अपने बेटे का पीछा करके वह कभी भी उत्तर में वापस नहीं आ सका। तीसरा चरण है 1686 से 1687। तीसरा चरण 1686 से 87। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। कुतुब शाह जो गोलकुंडा का शासक था, उसको उसके द्वारा क्षमा कर दिया गया था। खिड़की जो मलिक अंबर द्वारा स्थापित की गई थी, औरंगजेब द्वारा मुगल दक्कन की राजधानी बनाई गई, जिसे बाद में औरंगाबाद के नाम से जाना जाने लगा। चौथे चरण की बात करें तो 1687 से 1707 ईस्वी तक था। ये सब इसके दक्षिण अभियान के हैं, दक्षिण अभियान के दक्कन क्षेत्र का। इसको 4 चरणों में विभाजित किया गया है। संभाजी जो शिवाजी के पुत्र थे, उनको
1689 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा संगमेश्वर में पकड़ लिया गया और मार डाला गया। राजा राम जो संभाजी के छोटे भाई थे उनको राजा बनाया गया, जो मुगलों द्वारा उनकी राजधानी सतारा पर हमला करने पर वो भाग गए थे। बाद में मराठों ने अपने किलों पर कब्जा कर लिया और राजा राम सतारा वापस आ गए। 1700 से 1705 ईस्वी तक औरंगजेब सभी मराठा किलों को वापस जीतने के लिए निकला। बाढ़, बीमारी और मराठा घुमक्कड़ समूहों ने मुगल सेना पर डर का प्रभाव डाला। कई जागीरदारों ने मराठों के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसमें मराठों द्वारा उनकी जागीरों को परेशान नहीं किए जाने पर चौथ का भुगतान करने के लिए सहमत हुए। 1703 ईस्वी में औरंगजेब ने साहू जी जो संभाजी के पुत्र थे और उसकी मां को रिहा करने की तैयारी की, जिन्हें सतारा में पकड़ लिया गया था। साहू को 7000 बटे 7000 का राजा और मनसब की उपाधि दी गई थी। अंडरलाइन कर लीजिएगा, वह साहू शिवाजी का स्वराज्य देने के लिए भी तैयार था, लेकिन औरंगजेब ने सभी व्यवस्थाएं रद्द कर दी क्योंकि वह मराठा इरादों के बारे में निश्चित था। 1706 ईस्वी तक औरंगजेब ने महसूस किया था कि सभी मराठा किलों पर कब्जा करना व्यर्थ होगा। वह धीरे धीरे औरंगाबाद वापस चला गया। अब हम बात करेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति की। तो वह आचरण के मुस्लिम कानून को बहाल करना चाहता था और इस प्रकार वह दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता। तो उसने शरिया द्वारा अस्वीकृत अब्बाव मूल किराए के अलावा भूमि पर लगाए गए कर लगाने की प्रथा को बंद कर दिया। उसने भांग पीने और खेती करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन पर रोक लगा दी, लेकिन वाद्य यंत्र पर उसने रोक नहीं लगाई। वह स्वयं एक निपुण वीणा वादक था। उसके शासनकाल के दौरान शास्त्रीय भारतीय संगीत पर कई किताबें फारसी में लिखी गई थी। नौरोज के उत्सव को समाप्त कर दिया गया, जो फारसी उत्सव होता था अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय मनाया गया, लेकिन इसने नौरोज को समाप्त कर दिया और इसने सिक्कों पर कलमा लगाने की प्रथा को भी बंद कर दिया। इसने मुहर्रम मनाने में भी रोक लगा दी। उसने अपने जन्मदिन, झरोक दर्शन, सती और दशहरा के उत्सव पर तुलादान, जिसमें सम्राट को तौला जाता था, इस प्रथा को भी इसने बंद कर दिया। कुरान, कानून और शरिया को लागू करने के लिए सार्वजनिक नैतिकता के नियंत्रक मुहत्सिबों की इसने नियुक्ति की। जवाबीत अर्थात धर्मनिरपेक्ष फरमान सुनाने वाले इनके द्वारा जारी किए गए थे, जो शरिया के पूरक थे और उन्हें भारत में प्रचलित शर्तों के अनुसार संशोधित करते थे। इसके फरमानों और सरकारी नियमों और विनियमों का एक संग्रह जवाबीत ए आलमगीरी के रूप में एकत्र किया गया था। फतवा ए आलमगीरी को उसका संरक्षण प्राप्त था, जो एक मुस्लिम कानून है। उसने कई हिंदुओं को अपने दरबार में नियुक्त किया, लेकिन वह अपने पूर्वजों की धार्मिक सहिष्णुता के नीति के खिलाफ भी गया। गैर मुसलमानों के प्रति अकबर की कई नीतियों को उसके द्वारा उलट दिया गया था। उसने 1679 में जजिया या गैर मुस्लिम कर को फिर से लागू किया, जिसे उसने 1705 में निलंबित कर दिया। इसके द्वारा कई हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आरोप है। मथुरा में केशवम राय मंदिर जहांगीर के शासनकाल के दौरान वीर सिंह देव द्वारा बनाया गया था और बनारस में विश्वनाथ मंदिर को उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था और इन स्थानों पर उसके द्वारा मस्जिदों का निर्माण कराया गया। उसे तेग बहादुर की हत्या के लिए भी जाना जाता है, जो एक सिख नेता थे जिन्होंने इस्लाम में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया था। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के शासनकाल के दौरान विद्रोह कौन कौन से हुए। तो 1667 में अफगान विद्रोह हुआ, मथुरा में जाट विद्रोह। इस विद्रोह में 3 लोकप्रिय नेता याद रखिए, गोकुला 1669 ईस्वी, राजा राम 1685 ईस्वी और चुरामन 1691 ईस्वी में विद्रोह किया, जिसे मथुरा का जाट विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तिलपत की लड़ाई में मुगल सेनाओं द्वारा जाटों को हराया गया था। पंजाब में सतनामी विद्रोह हुआ, जो 1672 से 1673 ईस्वी के बीच में हुआ था। बुंदेलखंड में बुंदेला विद्रोह 1672 ईस्वी में। इस विद्रोह के नेता राजा छत्रसाल थे। सिख विद्रोह 1675 ईस्वी में। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को 11 नवंबर 1675 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था, जहां उन्हें फांसी दी गई थी। अब गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली कहा जाता है, जिसके कारण उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। राजपूतों द्वारा विद्रोह किया गया। औरंगजेब के भतीजे इंद्र सिंह को 1678 ईस्वी में मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर का टीका दिया गया था। मारवाड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा।
कर्नल टॉड ने उन्हें यूलिसिस के रूप में बुलाया, किसे? दुर्गादास को। दुर्गादास की कहानी भी थोड़ा सा रोचक है। जब बादशाह अकबर द्वितीय अपने पिता से विद्रोह करता है, जब वो वहां से भागता है तो अपने बच्चों को दुर्गादास के पास ही छोड़ करके चला जाता है। और दुर्गादास महाराज अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाना चाहते थे, और जो औरंगजेब के नाती थे, नाती पोते, वो दुर्गादास के पास ही रह रहे थे। मेवाड़ शासक राणा राज सिंह ने राजकुमार अजीत सिंह और रानी हादी का पक्ष लिया। मेवाड़ पर 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने हमला किया और फिर राजपूतों ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। 1658 ईस्वी में अजीत सिंह मेवाड़ के शासक बने। 1667 में औरंगजेब ने फ्रांसीसी को सूरत में एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी। 88 वर्ष की आयु में फरवरी 1707 में बुढ़ापे और बीमारी से अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उस समय वह दक्कन अभियान के बीच में था। औरंगजेब के शासनकाल में साहित्य अगर हम बात करें तो उसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य शामिल हैं। मुता खाब उल लुबाब जो खाफी खान द्वारा लिखी गई, आलमगीर नमा मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा लिखी गई, मुहम्मद साकी द्वारा मसीर ए आलमगीरी और फतुहत ए आलमगीरी ईश्वरदास द्वारा लिखी गई थी। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो उसके आने वाले जो उत्तराधिकारी थे बहुत कमजोर थे। औरंगजेब के बाद कुछ वर्गों के प्रति औरंगजेब की रूढ़िवादी धार्मिक नीतियां और दक्कन में विस्तारवादी नीतियां मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निर्धारक कारक बन गई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आए, जिसमें स्वतंत्र रियासतों का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी से भारतीय राजनीति में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के हस्तक्षेप के बाद धन की तलाश में उत्तर पश्चिम सीमाओं से बार बार घुसपैठ ने भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत की। दिल्ली पर बाजीराव प्रथम के छापे 1737 और नादिर शाह के आक्रमण 1739 ने यूरोपीय व्यापारियों के सामने मुगल साम्राज्य के खोखलेपन को और उजागर कर दिया। अगर हम बात करें मुगल सेना के अवलोकन की, तो मुगल सेना में घुड़सवार सेना और मनसबदार मुगल सेना की प्रमुख शाखा थे। मुगल बादशाहों ने अलग अलग सैनिक भी बनाए रखे जिन्हें आहदी कहा जाता था। आहदियों को सज्जन सैनिक कहा जाता था और इन्हें बहुत अधिक वेतन मिलता था। एक आहदी में 5 घोड़ों तक होते थे, जिनमें से कई बंदूकधारी, जिन्हें बराक अंदाज कहा गया, और धनुर्धारी के रूप में काम करते थे। सम्राट ने शाही अंगरक्षकों अर्थात वालशाहियों और सशस्त्र महल के रक्षकों का एक दल भी बनाए रखा। वे घुड़सवार सेना के आदमी थे, लेकिन महल में पैदल सेवा करते थे। प्यादा में माचिस की तीलियां रखने वाले बंदूकची शामिल थे और इन्हें 3 से 7 रुपए प्रति माह के बीच वेतन मिलता था। अब हम बात करें मुगल समाज की, तो छोटे मनसबदार, छोटे दुकानदार, संगीतकार, कलाकार और प्रशासन के छोटे अधिकारी मध्यम वर्ग का हिस्सा थे। इसमें हकीम नामक पेशेवर का वर्ग भी शामिल था। एक वेतनभोगी वर्ग था जिसे शासक, जमींदार और स्थानीय शासकों से मदद ए मास नामक अनुदान प्राप्त होता था। हिंदू महिलाओं को विरासत के केवल सीमित अधिकार थे। मुस्लिम दुल्हनें शादी के समय मेहर, दूल्हे द्वारा अनिवार्य रूप से भुगतान किए जाने वाला पैसा प्राप्त करने की हकदार थी। गरीब पुरुषों ने लंगोटा और महिलाओं ने साड़ी पहनी थी। हम बात करें मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की, तो मुगल अर्थव्यवस्था एक वन आधारित कृषि अर्थव्यवस्था थी। ऐन ए अकबरी में सूचीबद्ध विभिन्न फसलों की खेती रबी और खरीफ के मौसम के दौरान की जाती है, ऐसा उसमें बताया गया है। तंबाकू और मक्का 17वीं शताब्दी में पेश किया गया। मिर्च और मूंगफली बाद में आई। अनानास 16वीं शताब्दी में आया। पुर्तगाली आम की ग्राफ्टेड किस्में लाई गई। मुख्य वाणिज्यिक फसलों में इंडिको को शामिल किया गया। बंगाल में रेशम कीट पालन का शानदार विकास हुआ। यूरोपीय लोगों ने मसाले, इंडिको, बंगाल सिल्क, मलमल, कैलिको और चिंटज का आयात किया। प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में बंगाल चावल, चीनी, मलमल, रेशम और खाद्यान्न का मुख्य निर्यात केंद्र था। कोरोमंडल तट अपने वस्त्र उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित था। कश्मीरी शॉल और कालीन लाहौर हस्तशिल्प उत्पादन का केंद्र से भारत में निर्यात किए गए थे। गुजरात ने उत्तर भारत को रेशम अर्थात पटोला कहा जाता था उसका निर्यात किया, जिसमें बुरहानपुर और आगरा व्यापार के 2 केंद्रीय बिंदु थे। इसने बंगाल में रेशम और खाद्यान्न प्राप्त किया और मालाबार से काली मिर्च का आयात किया।
इस अवधि के दौरान मुख्य व्यापारिक समुदाय थे मालाबार के मुसलमान, कोरोमंडल तट के चेट्टियार, राजस्थान के मारवाड़ी और गुजरात के बोहरा मुसलमान, जो इस समय के मुख्य व्यापारी कहलाए गए। व्यापारियों के प्रत्येक समुदाय के पास अपने नेता थे जिन्हें नागर सेठ के रूप में जाना जाता था, जो उनकी ओर से स्थानीय अधिकारियों के साथ मध्यस्थता कर सकते थे। माल की आवाजाही को हुंडी नामक साख पत्रों द्वारा सुविधाजनक बनाया गया था। साहूकारों, सराफों को पैसे बदलने और हुंडियों से निपटने में विशेषज्ञता हासिल थी। इन्होंने निजी बैंकों के रूप में भी काम किया क्योंकि वे रईसों से जमा में पैसा रखते थे। बंजारे थोक सामान ले जाने में माहिर थे। सड़क उपकर राहदारी को अवैध घोषित कर दिया गया था, हालांकि इसे कुछ स्थानीय राजाओं द्वारा एकत्र किया जाना जारी रखा। ये एक प्रकार का कर था। मुगल वास्तुकला की अगर हम बात करें तो मुगल काल ने उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक मर्मभेदी पुनरुद्धार को चिन्हित किया। मुगल सम्राटों के संरक्षण के अधीन फारसी, भारतीय और विभिन्न प्रांतीय शैलियों को असामान्य गुणवत्ता और शोधन के कार्यों का उत्पादन करने के लिए जोड़ा गया था। यह विशेष रूप से उत्तर भारत में इतना व्यापक हो गया कि इन्हें हंडो सारासोनिक शैली की औपनिवेशिक वास्तुकला में और देखा गया। फिर हम बात करेंगे मिश्रित वास्तुकला। यह भारतीय, फारसी और तुर्की वास्तुकला शैली का मिश्रण था। विविधता में विभिन्न प्रकार की इमारतें और राजसीय द्वार, जिसे प्रवेश द्वार कहा गया, किले, मकबरे, महल, मस्जिद, सराय आदि का निर्माण किया गया। ज्यादातर निर्माण लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया था। मकबरों की चार बाग शैली स्पष्ट बलमुनुमा गुंबद, कोनों और पतले बुर्ज, व्यापक द्वार, सुंदर सुलेख, अरबस्क और स्तंभ और दीवारों पर ज्यामितीय प्रतिरूप और स्तंभों पर समर्थित महल महाकक्ष जैसी विशिष्ट विशेषताएं देखी गई। मेहराब, छतरी और गुंबद की विभिन्न शैलियां इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बेहद लोकप्रिय हो गईं और मुगल के तहत आगे विकसित हुई, जैसे ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद और हुमायूं का मकबरा। अब हम बात करेंगे मुगल काल की चित्रकला की। तो मुगल चित्रकला भारत में विभिन्न मुगल सम्राटों के शासन काल के दौरान विकसित हुई। यह चित्रकला हिंदू, बौद्ध और जैन प्रभावों के साथ लघु चित्रकला की फारसी कला से उभरी और आमतौर पर लघु चित्रों के रूप में या तो पुस्तक चित्रों के रूप में या एकांत कार्यों के रूप में किए जाते थे। युद्ध, पौराणिक कहानियां, शिकार के दृश्य, जानवर, शाही जीवन, पौराणिक कथाओं और अन्य विषयों को अक्सर चित्रों में चित्रित किया गया था। इन चित्रों को मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। मुगल चित्रकला की मुख्य विशेषता थी मुगल चित्र आकार में छोटे थे और इसलिए इन्हें लघु चित्रों के रूप में जाना जाता है। मुगल कला ने भारतीय वातावरण को अवशोषित किया, लेकिन यह न तो भारतीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता था और न ही भारतीय के दैनिक जीवन के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए मुगल चित्रकला मुगल दरबार तक ही सीमित रही और लोगों तक नहीं पहुंची। मुगल शासक फारसी चित्रकारों को अपने साथ ले आए, साथ ही उन्होंने भारतीय चित्रकारों को संरक्षण दिया और चित्रकारी के इन दो विचारों के बीच सहयोग के परिणाम स्वरूप संश्लेषण हुआ। दंत कथाओं की फारसी पुस्तकों के अलावा महाभारत, रामायण के विषयों का भी चयन किया गया था। भारतीय दृश्य और परिदृश्य प्रचलन में आए। चित्र उच्च सौंदर्य योग्यता के साथ प्रकृति के निकट अवलोकन पर आधारित था। जहांगीर के अधीन मुगल विचार चित्रों ने अधिक आकर्षण, परिष्कार और गरिमा हासिल की थी। सम्राट जहांगीर को प्रकृति के प्रति बहुत आकर्षण था। उन्होंने पक्षियों, जानवरों और फूलों के चित्रांकन में आनंद लिया। अपने अधिपति से प्रेरित होकर मुगल दरबारियों और प्रांतीय अधिकारियों ने चित्रकला की मुगल तकनीकी में प्रशिक्षित कलाकारों को संरक्षण देना शुरू कर दिया। शाही सरकार में कार्यरत कलाकारों को प्रथम श्रेणी के कलाकारों के रूप में जाना जाता था। इन प्रथम श्रेणी के कलाकारों द्वारा किए गए कार्यों को शाही मुगल चित्रकला के रूप में जाना जाता है। प्रांतों के लिए उपलब्ध कलाकार निम्न योग्यता के थे। इस प्रकार प्रांतों में किए गए कार्यों को लोकप्रिय मुगल या प्रांतीय मुगल चित्रकला के रूप में जाना जाता था, जिसमें कुछ निम्न गुणवत्ता के साथ शाही मुगल चित्रकला की सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। मुगल चित्रकला में समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिबिंब देखने को मिला। मुगल संस्कृतियों में चित्रकला गतिविधि वंशवादी शक्ति, धन और प्रतिष्ठा का सबसे अधिक दृश्यमान और मूर्त संकेत था। चित्रकार हिंदू मुस्लिम के साथ साथ निचली जाति के हिंदू भी थे। यह गैर इस्लामी था, फिर भी इस्लाम की उदार व्याख्या इसकी अनुमति देती है। निरंकुशता को दर्शाते हुए अकबर के चित्रित चित्र। मुगल चित्रकला बड़े स्मारकों के निर्माण दृश्यों को दिखाती है और हमें उपयोग की गई तकनीकों के बारे में भी बताती है। उदाहरण के लिए
कुछ चित्रों में जैसे पता चला कि फतेहपुर सीकरी में इस्तेमाल करने के लिए पत्थरों को कैसे काटा और पॉलिश किया गया था। चित्रों ने राज्य और राजाओं की शक्ति के बारे में विचारों को संप्रेषित करने का काम किया। इन चित्रों को शाही दरबार के दैनिक जीवन की वास्तविकता को बोलने के लिए जाना जाता है। शाही दरबारों को प्रदर्शित करते समय मुगल चित्रों की एक उल्लेखनीय विशेषता दरबार में महिलाओं की अनुपस्थिति थी। इसलिए यह ज्ञात हो गया कि महिलाओं को शायद कभी खुले दरबारों में पेश होने की अनुमति थी और उन्हें शायद ही कभी दरबारों में भूमिकाएं सौंपी गई थी। चित्रों ने सम्राट, उनके दरबार और उन लोगों को चित्रित किया जो इसका हिस्सा थे और शासकों और मुस्लिम रूढ़िवादी के प्रतिनिधियों के बीच तनाव लगातार दिखाते थे। चित्रों में मुगलों की अपने विषयों के हिंदू विश्वास में रुचि के कई उदाहरण शामिल हैं, जिनमें महाभारत और उपनिषदों के खूबसूरती को सचित्र अनुवाद किया गया है। चित्रों ने यह दिखाने के लिए कि मुगल राजाओं की शक्ति संधि सीधे भगवान से आई थी, कई स्रोतों पर ध्यान आकर्षित किया है, जैसे कि सम्राटों के पीछे चमक या प्रभा मंडल के माध्यम से दिखाया गया है। फिर हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो पिन ड्रम गियरिंग पर आधारित यानी उठाने की विधि, जिसे फारसी पहिया के रूप में जाना जाता है, बाबर के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। अकबर को साल्ट प्लेटे का उपयोग करके ठंडा पानी के उपकरणों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। उसने जहाज के ऊंट, एक माल लादने की चौड़े पेंदे वाली नाव जिस पर जहाज बनाया गया, को समुद्र में ले जाने के आसान बनाने के लिए भी पेश किया गया। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य का यहीं से अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मुगल साम्राज्य के दौरान आने वाले विदेशी यात्री। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।